ज्यादातर सुक्की पाजी के गाने दिए गए थे। मुझे एक उनका गाना मिला था, सुन मितवा काहे को गम है रे। उनका एक और गाना मुझे नया नया आया था, कसम से जिगर जगना जूर है इसकबाजी से। तो जैसे वैभव भाई, अगर हम बात करें कि भाई इंडियन आइडल जैसे शो में मुझे जाना है जी, भाई, प्रोसेस क्या है? जीतने के बाद कुछ पैसा ऐसा मिलता है क्या? हाँ, जैसे मैं जीता तो मुझे 25 लाख रुपए और 25 लाख रुपए मिले थे? हाँ, और एक ब्रीजा, मारुति सुजुकी ब्रीजा का एक टॉप मॉडल है हॉट एंड की, वो मुझे मिला है। प्लेटफॉर्म बहुत कुछ देता है ना? बहुत कुछ देता है, बहुत फैमिली देता है, लेकिन बहुत कुछ छीनता है। बहुत सारे लोगों का कहना है, या बहुत बार सोशल मीडिया पर ट्रोल होता है, कोई नहीं सिलेक्ट हो पाया तो लोग बोलते हैं पेड है या प्री रिकॉर्डेड था। क्या मैं रिजेक्ट नहीं हुआ? मैंने बहुत 6 साल रिजेक्शंस झेले हैं। आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे बदनाम कर सकते हो जिसने लाखों लोगों की और हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हूँ? कौन जानता था वैभव गुप्ता कौन है? स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये बहुत हेल्प करती है। आप जब किसी स्पिरिचुअल चीज से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो आप ना नशे के पास जाएंगे, ना आप पार्टीज को पसंद करेंगे। मुझे भटकने से मेरे महादेव ने बचाया। शिव सब कुछ हो गए मेरे लिए, महादेव। तो बस यही था कि आप अगर भगवान के करीब हो जाएंगे तो भगवान ही फ्रेंड हो जाता है, और भगवान फिर नाइट आउट की जगह अपने पूजन करवाता है। हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। और आज हमारे साथ में है वैभव गुप्ता जी, जो कि इंडियन आइडल 14 सेशन के विनर हैं। कानपुर शहर से निकल के बम्बई तक पहुंचने तक की जो जर्नी है, जो सफ़र है कानपुर की गलियों से, वो आज आपके साथ ये शेयर करेंगे। और भाई इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट भी देखे हुए हैं, लड़कियों के बहुत चाहते हैं। तो आज जानेंगे इनकी गर्लफ्रेंड अभी हैं या नहीं है। कैसा लग रहा है आपको हमारा सेटअप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं। बहुत अच्छा सेटअप है, और जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझे मेरे सेट की याद आई, जो मैं मुंबई में जब शूटिंग के लिए, जिस दिन हमारी शूटिंग होती थी, तो हम जब सेट में एंटर करते थे तो वही फीलिंग आई। ऐसा लगा कि यहाँ पर आज या तो ऑडिशन मेरा है या तो मुझे परफॉर्म करना है। हालांकि स्टेज होता है, ये मेरे लिए स्टेज है, तो वही फीलिंग आई। और क्योंकि हम जब मैं या आप अपनी ऑडियंस के सामने आते होंगे तो एक फीलिंग आती है ना कि हम उन्हें कुछ देने जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बने कि हम उसको कुछ अच्छा ही, उनके लिए जो भी मदद आए वो उन्हें बोल सके, अब बता सकें। तो वही फीलिंग आई, और उसी अंदाज से मैं यहाँ पे इस रूम में घुसा जैसे मैं सेट में जाता था, अंदर एक कॉस्ट्यूम पहन के ऐसे अलग पूरा स्टाइल से ऐसे में आया और बैठा, तो बहुत अच्छा जैसे लगा। कानपुर के लोग, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं जी, सोशल मीडिया में, जल्दी से आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या सोशल मीडिया में कम एक्टिव हैं क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे एक्चुअली था क्या कि मैं बहुत पहले से, मैं ऐसा एक था बच्चा कि ना ज़्यादा मैं फ़ोन में इंडल्ज रहा कभी कि मैं कॉन्टिन्यूस वीडियो डाल ही रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसा रियाज रहता था, स्कूल और मैं शोज़ वोज़ जो भी चला आता था, तो कभी सोशल मीडिया पे इतना रहा नहीं। तो अब जब आइडल के बाद एक्चुअली था क्या कि जब आइडल चल रहा था तो हमें हमारे गानों से ही टाइम नहीं मिलता था कि हम कब क्या डालें। तो मुझे जब टाइम मिल जाता था वो रात में 12-1 बजे जब मैं फ्री होता था, तो मैं 1 घंटे फ़ोन में लग के कुछ वीडियो निकाल के डाल देता था। अब सुबह उठना है 6 बजे, अब वो 1 घंटे से अगर ज़्यादा दिया तो सुबह नहीं उठ पाऊंगा। तो वो सब जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, लेकिन कुछ फेक आईडीज़ बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बस यही कि आई एम वर्किंग ऑन देम, और मैं अपने सोशल मीडिया पे अब काम कर रहा हूँ। और वही बोलते हैं ना, जब मैं लोगों के दिल में हूँ तो सोशल मीडिया में क्या आप ढूंढ ले रहे हैं। लोग अपने आप ढूंढ लेंगे। लोगों का प्यार है, और प्यार इतना कि मैं यूएस शोज करने गया, अभी लंदन गया शोज करने, और अभी आगे शोज हैं बहुत सारे बैक टू बैक, और वहाँ पर इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि वो सामने से देख रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है कि हमने वैभव को या सुना, अपनी आंखों से गले लगाया उन्होंने। तो बस मुझे लगता है सबसे बड़ा सोशल मीडिया यही है। और जब ये होता है ना तो सोशल मीडिया फिर ये एक्चुअल में अंदर से फीलिंग आती है। करेक्ट। हाँ, वैभव आपका जो टाइटल है वो गुप्ता है जी। तो हम आपकी फैमिली पे आएंगे पहले, कि जैसे भैया बनियों के यहाँ कोई अगर सिंगर बनता है तो देन उसके कभी सपोर्ट मिला फैमिली में? ऐसा शुरुआत कैसे हुई? मतलब कब आपको, कितनी एज थी तब आपको लगा कि मुझे इस तरह का कुछ करना चाहिए? मेरे म्यूजिक की शुरुआत जब मैं 5 साल का था, तब मैं, होता ना वो बाथरूम सिंगर, वो एक इको मिलता है बाथरूम में, कि हमको लगता है अरे हम ही यहाँ हैं, अब रात कैलाश खेर हम ही हैं।
तो पहले जो है मैं बहुत राहत साहब को सुनता था, हाँ राहत फ़तेह अली खान साहब को और नुसरत साहब को सुनता था। तो उनकी गाने वो सबसे पहले मेरा गाना था जो मैं बाथरूम में मैंने गाता था, वो था ताकते रहते तो ये शाम सवेरे। वो गाना मैंने गाया, मैं बाथरूम में ऐसे गाता था। तो एक दिन पापा दुकान से जल्दी आ गए, पापा ने सुना, अब पापा ने बैठाला। तो अब बचपन में तो हम शर्म रहती है कि हम नहीं सुनाएंगे पापा, हम जा रहे। तो लेकिन पापा ने सुना, हमने सुनाया, तो पापा ने कहा कि कुछ तो बात है, कि मतलब कोई गाता है, कोई तुमने गाया तो कुछ पापा को लगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच कर गया उनको, टच किया। हाँ। तो उन्होंने अपना फ़ोन दे दिया था मुझे। मतलब वो कहते थे जब मैं दुकान से आते थे, वो जब तक खाना वो खाते थे तब तक मैं उनका फ़ोन लेके, तब आशिकी 2 मूवी आई थी, मतलब थोड़े दिनों की बात की बात समझ है। गया। तो उसके मैंने सारे गाने याद कर लिए। अब पापा आते थे तो जैसे नहीं वो बच्चा कुछ याद करके पापा को सुनाता है, मम्मी को सुनाता है कि मम्मी देखो याद हो गया। तो पापा को मैं सारे गाने याद करके सुनाता था, पापा देखो तुम ही हो याद हो गया, अब ये वाला गाना याद हो गया। तो ऐसे ऐसे जो है पापा का भी तब से सपोर्ट बढ़ा और उनको मुझे लेके वो सीरियस होते गए म्यूजिक में। ओके। फिर मैंने कंपटीशन दिया लावण्या ये का। किस मतलब क्या एज रही होगी जब ये रही होगी 5-6 ऐसा, तब की बात है ये। 5-6 साल 5-6 साल का था जब मैं म्यूजिक शुरू हो गया था मेरा तब। और फिर मैंने कंपटीशन दिया था 7 या 8 साल की उम्र में कानपुर में, और उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, सब बड़े से छोटे लोग थे, और मैं उसमें फर्स्ट आया था। ओके। तब मैंने वो एक गाना गाया था, लाई वीना गई गाया था मैंने, सुखविंदर बाजी का। पापा को बहुत पसंद था वो गाना, लाई वीना गई। उसके बाद मुझे पापा ने लगन लगी तैयार करवाया था। तो ये सब गाने गाए मैंने। यार पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट रहा बहुत। हाँ। मेरे पापा को मैं इसीलिए बोलता हूँ, मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का। और बोलते हैं ना एक हाथ होता है पीछे से जो हमेशा आगे बढ़ाता है, तो मेरी फैमिली का वो हाथ बहुत हमेशा से रहा। मेरे चाचा का मेरा हाथ, मुझे यहाँ मेरे पापा का ये रहता था कि देहरादून में ऑडिशन लेके जाओ बाय कार, मुंबई में ऑडिशन लेके जाओ, कौन दिल्ली चाचा में लेके लेके जाते जाओ। थे? चाचा लेके जाते थे। ओके। तो कहीं पर भी मतलब पापा क्या रहता था कि ट्राई करते रहो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर टैलेंट है, किसी ना किसी दिन एक दिन होना ही है। और वो बस बोलते हैं ना कि पापा ने बोला और करते ईश्वर गए। ने सुना, और हाँ नहीं करते भी गए, करते गए, मेहनत क्योंकि रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक मतलब एक कहीं ना कहीं 10-12 साल की मेहनत है। करेक्ट है ना, जो हार्डकोर कहीं ना कहीं कितने साल अभी, हालांकि जैसे इस सेशन के पहले थोड़ा सा हम स्कूलिंग पे आएंगे आपकी, कि स्कूलिंग कहाँ से आपकी? मेरी स्कूलिंग मंटोरा पब्लिक स्कूल से हुई है, और वहीं पे मुझे मेरे म्यूजिक टीचर मिले, आनंद गुप्ता नाम है उनका, और उनको इतनी नॉलेज है म्यूजिक की। और अब इसकी कहानी क्या है कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। बच्चे बहुत है ना गाने वाले, लेकिन उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। तो उन्होंने मुझे, वो म्यूजिक पीरियड होता है ना, उसमें बैठे थे सारे बच्चे, और मैं हमेशा भागता था कि मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे गाऊंगा हारमोनियम पे, ये तो मैं पीछे भागता था सीट पे। फिर एक दिन उन्होंने पकड़ ही लिया, और जो दिन पकड़ा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ऐसा पकड़ा हाथ, छोड़ा नहीं, यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। अभी भी साथ में? साथ में। Oh, that's और great. मेरे जीतने के बाद जो खुशी उन्हें थी, उन्होंने खूब गले लगाए मुझे, रोए। उनके लिए वो ट्रॉफी जीतना बहुत एक मेहनत जो कहीं ना कहीं सालों से जो कर रहा हो, और उसको वो चीज़ दिख रही हो पहले। करेक्ट। जो मेंटर्स होते हैं तो इन जनरली, जैसे मैं काउंसलिंग की प्रोफेशन में भी हूँ, तो मुझे जैसे कोई चीज़ की एक प्रिडिक्शन रहती है, तो इन जनरली मेंटर्स को ना जो चीज़ आपको 10 साल बाद होने वाली होती है, वो उनको उस एज पे दिख रही होती है। तो वो उनको इतने मतलब 8 से 10 साल तक वो उनको इंतजार रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग क्या रही और होगी। उन्होंने मुझे जिस तरीके से तैयार किया, हाँ, फ्री पीरियड, 0 पीरियड होता है ना, उसमें टीचर से कह के ले आना मुझे, किसको मैं म्यूजिक में रूम ले जाके लेके जा रहा हूँ। पहले टीचर्स को लगता था कि यार वैभव क्यों इतना ये हो। तो जब एक दो मेरा मैं आपको बताता हूँ, मेरे स्कूल में कभी म्यूजिक कभी कॉम्पिटिशन कोई जीत के नहीं आए, गए बहुत सारे बच्चे। जब मैंने शुरू किया जाना, तो मेरे सर को, आपने जैसे बोला कि आपको दिख जाता है, जो मेंटोर्स होते हैं और जो गुरु होते हैं, उनमें आगे लॉन्ग विजन होता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ स्टैंड करेगा। तो मेरे सर को हमेशा से चीज़ वो दिख गई थी कि ये कुछ कर सकता है। तो मेरे सर में बिल्कुल बिना, एक होता है ना निस्वार्थ, वो एकदम बिना किसी चीज़ को पोटेंशियल के साथ लग गए मुझे। जैसे कोई उनको वो इतने थे कि उनको वो पता कर लेते थे कि आज ये टीचर नहीं आई है इंग्लिश वाली, तो ये पीरियड खाली है, तो इसमें मैं इस पीरियड में उसको ले आऊँ म्यूजिक रूम में, कुछ सिखा दूंगा। मुझे भी पहले मैं भागता था सर से बहुत, कि अब बच्चा था, मतलब मेरी भी लाइफ ऐसा था कि मुझे भी मजे करने, मुझे भी गेम्स पीरियड में
खेलने Games जाना ही खेलना है अब भाई। सर मुझे गेम्स पीरियड से ले आते थे म्यूजिक रूम, तब मुझे लगता था कि क्यों ये सब। अब मुझे लगता है कि ये वजह थी क्यों वो मुझे ले आते थे। अब समझ में आता है काश मैं थोड़ा और समझदार होता तो शायद मैं और दिल और से जल्दी से प्रिपेयर हो जाते। प्रिपेयर होता। तो मेरा उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वो म्यूजिक टीचर आज भी हैं हमारे स्कूल के, मैं उनसे मिलने जाता रहता हूँ। अभी मैं जैसे यूएस जा रहा हूँ तो मुझे उनसे मिलने जाना है अभी। तो एक वो अंदर से थैंकफुल वाला फीलिंग रहता थैंकफुल है। हाँ रहता है। वो उनका कॉल आता रहता है, मैं उनको कॉल करता रहता हूँ। ज़्यादा बात नहीं होती है, बस मैं इतना पूछ लेता हूँ गुरुजी कैसे हो आप कैसे चल रहा है आपकी तबीयत, ये वो। तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ आशीर्वाद मिला है ऐसा। ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब आप बहुत आगे मुकाम पे पहुंच जाओ फिर आपको फ्लैशबैक पे जाके याद आता फ्लैशबैक होता है। फिर आपको समझ में आता है ना कि मेरे को जो बनाने की मेहनत करी गई ना तो उस दिन से की गई थी। करेक्ट। और मेरी भी बहुत ऐसा नहीं है, मतलब थोड़े दिन बाद जब मैं समझदार हुआ तो 12-13 साल में, जब 12 में मुझे थोड़ा दिमाग आया कि हाँ म्यूजिक में करना है कुछ, बहुत सारे कंपटीशन जीते उससे पहले मुझे, तो उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हो गया। अब मेरा क्या था कि मेरे घर में एक रूम है तो उस फ्लोर में कोई नहीं रहता है। अब उस फ्लोर में मैंने अपना म्यूजिक रूम बनाया, सामने सरस्वती माता की फोटो लगी है और मेरा हारमोनियम, मेरा तबला सब रखा है। तो मुझे फिर मैं अंधेरा कर लेता था, लाइट ऑफ सारी, पूरा अंधेरा, और तानपुरा लगा के मेरा घंटों रियाज चल रहा है। फिर मैं उसमें इंडल्ज ही हो गया, मतलब ऐसा लगता था कि म्यूजिक मेरे लिए जैसे दवा टाइप की, जैसे हमको अकेला फील हो रहा है तो हम म्यूजिक कर रहे हैं। कुछ लोग को होता है, मतलब उनके लिए कुछ एक ऐसी चीज होती है जो जिसको वो प्रेस करेंगे तो उनको अच्छा फील होता है। मतलब जिसको कुछ, जैसे कुछ लोगों के लिए मेमोरीज होती हैं, कुछ लोग कुछ किसी चीज को याद करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ऐसे हमारे लिए, हम म्यूजिशियंस के लिए, हम म्यूजिक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ओके। फिर मतलब स्कूल के बाद में कॉलेज कौन सा रहा आपका? अभी तक तो मैं बताता हूँ, अभी तो मेरी 20 साल की उम्र है। अभी मेरा ओके अभी 1 साल पहले ही 12th हुआ है। तो अभी कॉलेज वगैरह का कुछ प्लान है? कॉलेज मैंने ड्रॉप लिया था। अच्छा। और मैं तो कहूँगा मेरा पागलपन था, पता नहीं क्यों ड्रॉप लिया। मैं तैयारी करने लगा था इसकी IIT की। पापा ने अरे वाह। पता नहीं, मुझे नया वो पढ़ने में अच्छा था हमेशा से। मेरे 10th में 100 आउट ऑफ 98 मार्क्स थे मैथ्स में। साइंस में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज थे। तो पापा ने कहा कि देख लो। पापा ने मेरे कभी, पापा को पता था ये कर रहा है, लेकिन जो है पापा हमेशा से चाहते थे कि म्यूजिक ही करे। तो होता है ना कि करके ही पता चलता। तो मैंने IIT की तैयारी करी और जब शुरू ही किया तो आइडल से कॉल आ गया। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन, तो मैंने कहा ठीक है मैं लखनऊ आ जाऊंगा। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया और उससे पहले मैं किसी ऑडिशन में आउट हुआ था। मैं नाम तो नहीं लूंगा किससे आउट हुआ था, लेकिन मैं एक ऑडिशन से बाहर हो गया। तो पापा बहुत नाराज थे मुझसे कि तुमने ये गाना क्यों गाया जब मैंने तुम्हें ये गाना बोला था। पापा नाराज हो गए। कहीं ना कहीं फादर की भी एक बहुत बड़ी मेंटरिंग है, जितना समझ में आ रहा है ना। मेरे पापा को मतलब मुझे वो सिखाते सिखाते उनको इतनी नॉलेज हो गई म्यूजिक की, उन्हें गजल पसंद आने लगी है। हम और पापा बैठते हैं तो हम गजल गाते हैं तो वो कठिन कठिन शब्द होते हैं शाने पर, और वैसे जो गजल में शब्द होते हैं तो अब मैं और पापा समझने लगे। और कोई नहीं समझ पाएगा, उन्हें बताना पड़ेगा। शाने मतलब होता है कंधा उर्दू में। तेरे शाने पर सर रख के मैं, तो तेरे कंधे पर सर रख के मैं। ठीक बात। तो ऐसे सब शब्द थे। तो पापा आप समझने लगे हैं, पापा हरकतों को समझने लगे हैं। इम्प्रोवाइजेशन हम करते हैं तो पापा कहते हैं, हम जैसे मैं गाता रहता हूँ घर में तो पापा कहते हैं यहाँ पे तुम्हारा सुर गया, वापस गाओ। तो मेरा जो है घर में वो पूरा दिन रियाज चलता रहता है पापा के साथ। तो ये सब है। बीच में कभी डायवर्जन नहीं आया किसी भी चीज का? ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये कभी भटका नहीं मैं अपनी राह से। और जो मुझे मतलब जैसे मेरी फ्रेंडशिप्स रही तो कभी मुझे लगा कि यार ये इंसान मतलब मुझे अगर हार्म कर सकता है मेरे म्यूजिक को, तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया। ओके। बिकॉज देखिए हर चीज एक त्याग मांगती है। आप जिंदगी भर आप चाहेंगे कि हम सब कुछ कर लें, हम क्लबिंग भी कर लें, हम नाइट आउट भी कर लें, हम पार्टी भी कर लें, हम हर जगह चले जाएं और हमको मेरी मंजिल भी मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको अगर कुछ पाना है, अब आप काउंसलिंग करते हैं, आपसे अच्छा तो मैं क्या ही बोलूं। तो मैं अभी तक जो अभी सीखा हूं वो मैं ये बोलूंगा कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये एकदम रियल। लेकिन यार ये जैसे बहुत सबसे इसमें स्मार्ट चीज ये होती है ना, ये एज पे जैसे आपने चीजों को कंट्रोल कर लिया। जी करें। तो बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल करने का सेंस मैं अपना खुद अगर बताऊं तो आपको बहुत किसी चीज पे फोकस्ड रह के सस्टेन होना वो बहुत बड़ी चीज है।
इस एज पे चीज़ें डाइवर्जन आती हैं, बाकी चीज़ों को भी देख के लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत मतलब कानपुर की स्टाइल में बोले तो लोग गैंग बना लेते हैं, घूमते हैं बाइक से? हुआ था। हाँ हुआ था। वो कैसे, उससे कैसे छूट सकते हैं। तो ऐसा था कि वो गंगा बराज गया हो एकदम? नहीं, ये सब तो नहीं किया। ये सब कभी नहीं किया। गंगा बैराज तो मैं बहुत कम गया हूँ। तो ये था कि एक मेरा फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट मेरा बर्थडे है तो उसमें 50-60 लड़के आ रहे हैं विश करने, भीड़ लग गई घर के आगे, ये सब हो गया था। फिर मैंने ना समझ थे तो 16-15 साल की उम्र पिटाई नहीं हुई कभी? पिटाई नहीं हुई कभी। कभी लड़ाइयाँ नहीं की। क्योंकि देखिए मैं एक बात बोलूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है कि आप जैसे आपने बोला कि आजकल डाइवर्जन्स बहुत है। आजकल की जनरेशन के लिए मैं एक ट्रिक जरूर बता सकता हूँ। हाँ। कि कैसे आप मन को भटकाने से रोक सकते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये बहुत हेल्प करती है। आप जब किसी स्पिरिचुअल चीज से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो जब आप दिल से जुड़ते हैं तो आप ना नशे के पास जाएंगे, ना आप पार्टीज को पसंद करेंगे, ना आपको दोस्ती पसंद आएगी, और आपका दिमाग, आंखें ऐसी हो जाएंगी कि आपको इंसान को देख के पता चल जाएगा कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे ये इसके साथ नहीं। वो अंदर से फीलिंग आती है क्योंकि वो भगवान है ना साथ में। जब वो साथ होता है तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर है भगवान। अगर हम कुछ शराब पियेंगे, कुछ करेंगे, तो वो देख रहा है ना। तो ये भटकने से बचाता है। तो मुझे भटकने से मेरे महादेव ने बचाया। मैं महादेव से तब जुड़ा जब मेरे पापा को एथराइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। और जैसे आपको पता है कि मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे हमेशा से। बिकॉज बचपन में मम्मी ने साथ छोड़ा और उसके बाद पापा जो थे वो बहुत क्लोज हुए मेरे। तो पापा को बहुत कुछ मानता हूँ। तो पापा को जब एथराइटिस की प्रॉब्लम हुई तो उनके वो हाथ पैर थोड़े, एथराइटिस में तो आप जानते हैं हाथ पैर। हाँ, दिक्कत। तो मुझे बड़ा डर लगने लगा था कि भगवान ना करे ऐसा कभी। तो बड़ा मैं, उसके बाद वैभव जो था वो वैभव बदल गया था। बोलते ना जिम्मेदारियां सब सिखा देती हैं। अब जिम्मेदारियां क्या थी, फैमिली थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि कौन खड़ा रहेगा साथ में। जो पापा एक छाव थी, एक वो हटेगी तो बड़ा भगवान ना करे, लेकिन ऐसा डर था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही लोटा भरा जल का, मैं गया, मैंने कहा एक ही है 50, देखो करके देखते हैं। तब ऐसा था कि वो नहीं, आज बीच में चला था कि आप जल चढ़ाइए भगवान को। तो मैं भी गया, मैंने कहा चढ़ा देते हैं भगवान को। तो मैंने चढ़ाया, फिर पता नहीं क्या एकदम से वो एक भक्ति भाव आने लगा एकदम से। मतलब उसको मैंने कभी लाया नहीं अपने अंदर, जबरदस्ती नहीं करी कभी। मैं फिर एकदम आया, पापा ठीक हो गए, शिव सब कुछ हो गए मेरे लिए, महादेव। तो बस यही था कि आप अगर भगवान के करीब हो जाएंगे तो भगवान ही फ्रेंड हो जाता है। और भगवान फिर नाइट आउट की जगह अपने पूजन करवाता है। जैसे कि आपने बताया क्या शिव से आपका बड़ा कनेक्शन है, तो परमठ जाते हैं आप? हाँ, मेरे पापा ने तो बीच में समझ लिया था ये लग रहा है पंडित बन गया। था क्या कि वो शिव भक्ति का रंग वो चढ़ा। तो सावन, शिवरात्रि, सावन का जैसे शिवरात्रि आती, सावन चल ही रहा था, कल ही खत्म हुआ। तो ये जो पहले जो 4 साल हुए मुझे शिव भक्ति करते हुए। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं आंख बंद करता हूँ तो सामने भगवान का आसन है, उस पे शिव बैठते भी हैं आके। और जब मुझे वो पता चल जाता है, मतलब वो मेरे लिए भगवान नहीं है, वो मेरे पिता है, वो मेरे माता पिता है, वो मेरे फ्रेंड है, मेरे सब कुछ है। हर एक तरह की बात। हाँ, हर एक तरह की बात। मतलब आज मैं जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं हाथ जोड़ के नहीं निकलता हूँ। मुझे क्या मेरे अंदर सुबह क्या चल रहा होता है मैं उन्हें बता देता हूँ। तो पता नहीं क्या है, वो एट द एंड 12 या 2 बजे के बाद वो सब सॉल्व हो जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना, वो फ्रेंड ऐसे हैं कि सारा हाई कोर्ट उनके पास है, सब मैनेज कर रहे हैं। एक फ्रेंड होता है ना, उसको बता दें कि यार मेरी इससे लड़ाई हो गई है, ये ठीक कर दो, वो सब ठीक कर भैया देखो है। हाँ, मैं बाद में भोलेनाथ को बोल कहता हूँ। एक बड़ी लाइन वायरल है कि सब भार तेरे हाथों पे छोड़ दिया है। हाँ, ऐसा है ना? हाँ, एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा ये तो फादर ने आपको बहुत सपोर्ट किया जी। माँ की याद नहीं आती आपको? ये बिल्कुल आती है। और मैं जैसे बोलूँगा, मेरी एक बड़ी माँ है, उनको मैं माँ बुलाता हूँ। जिन्होंने रियलिटी इंडियन आइडल देखा है, उन्होंने देखा होगा, वो आई थी, जो मेरा एक चूनर गाना गाया था मैंने, बहुत वायरल हुआ था वो।
उसमें मेरी बड़ी माँ है जिनको मैं माँ बुलाता हूँ। तो कमी तो तब महसूस होना जब किसी ने उतना प्यार ना दिया। बोलते हैं ना माँ की कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, मेरी बड़ी माँ जैसे अगर लोग हैं तो माँ की कमी महसूस नहीं होती। मुझे मेरी बड़ी माँ ने बहुत प्यार दिया है और आज भी उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो मानती है कि मेरे 3 बच्चे मैं हूँ। खून उनका नहीं हूँ, लेकिन वो प्यार वैसे ही करती है जैसे उनका ही बच्चा। तो मुझे कमी महसूस नहीं होती। और माँ को मैंने कमजोरी नहीं ताकत बनाया हुआ है। मैं उन्हें याद करके रोता नहीं, मैं उन्हें याद करके बल्कि खुश होता हूँ। मैं वो मेमोरीज याद करता हूँ पुरानी, हालांकि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया उनके साथ, लेकिन फिर भी जो भी है वो माँ, वो मुझे थोड़ी एक ही मेमोरी याद है। वो बचपन में मैं बाथरूम में नहा रहा था, मैंने कुछ बदमाशी की थी तो मम्मी ने मुझे स्केल से मारा था, वो याद है। और स्कूल जाते वक्त वो मम्मी का वो कॉम्ब करना, ये सब छोटी छोटी यादें हैं। और मम्मी का नीचे तक छोड़ना, एक दिन बारिश हो रही थी, पापा कार बाइक पे थे, स्कूल छोड़ने जाना था, तो मम्मी दौड़ के छाता लेके आई थी। वो सब छोटी छोटी जो चीज़ें याद हैं, मेमोरीज हैं। हालांकि पता नहीं इतनी छोटी उम्र में कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन बोलते हैं ना जो सबसे पिक्चर्स जैसे क्लिक हो जाती हैं तो वो रहती है। करेक्ट। तो एक गाना हो जाए माँ की याद पर। माँ के लिए मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब पता, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। बहुत बढ़िया। और इस तरह की आवाज़ निकालने के लिए कितने सालों तक मेहनत की आपने? ये तो बचपन से गा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। जब 4-5 साल का था तब से म्यूजिक स्टार्ट हो गया था। और जब भी मैं ऑडिशन देने जाता था तो लोगों को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो लोगों को लगता था यार इसका गला तो बैठा है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, शायद आपके मन में भी होगा इसका गला बैठा है, लेकिन मेरा गला ही ऐसा है। मेरा भी भाई ऐसा ही है। और जब मैं गाता हूँ, जैसे आपने शो में सुना होगा, एकदम वो राजस्थानी ठेठ आवाजें होती हैं, वैसा गला था। रियाज से बदल जाता है, रियाज से बदलता है, आप रियाज से तराश सकते हैं उस गले को। और बाकी जब भी ऑडिशन देने जाता था तो लोग देखते ही और आवाज सुनते ही बोल देते थे कि ये तो राजस्थान से है क्या तुम, क्योंकि गला वैसा है थोड़ा, वो नहीं हाँ, केसरिया बालम आवो सा पधारो मारे देश। तो ऐसा लगता है कोई राजस्थानी कोई गा रहा है ना। ये जमता भी है आप पे। हाँ, अब मुझे लोग गजल गाने को कहते हैं, तो अब मैं जब गजल गाता हूँ लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, गजल में भी साउंड कर रहा है। जैसे एक गजल है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तो भारीपन है आवाज में, वो चीजें हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे गाने हैं, तो लोग कहते हैं कि जब मैं गाता था तो पहले मैं यही सब गाता था, केसरिया बालम और आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी भरकर ना समझे मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे फिर की छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान। यही सब गाता था। यही मेरी पहचान है, मैंने शो में भी यही सब गाया हुआ है। और पहले मैं यही सब गाता था, जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा, यही सब गाता था। इसमें फिट होता है। अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कि थोड़ा ऐसा अरिजीत सिंह और ऐसा आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। हाँ, तो जैसे वैभव भाई अगर हम बात करें कि भाई इंडियन आइडल जैसे शो में मुझे जाना है जी, तो इन जनरली लोगों को मालूम नहीं होता है कि भाई प्रोसेस क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना रहता है। जी, तो अगर हम आपसे जानना चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल। जैसे
हर सिटीज़ में ऑडिशन होते हैं, लखनऊ में, फिर दिल्ली में, कोलकाता, गुवाहाटी, देहरादून, ऋषिकेश, ऐसे सब ऑडिशन होते रहते हैं। मुंबई में सबसे लास्ट ऑडिशन इज इन मुंबई। तो एक्चुअली होता है कि जब सारी सिटीज़ के ऑडिशन हो जाते हैं तो जो बच्चे वहाँ से सेलेक्ट किए गए होते हैं उनको मुंबई बुलाया जाता है। 2 दिन ऑडिशन होते हैं, एक नॉर्थ और एक वेस्ट, ऐसा 2 दिन ऑडिशन होते हैं। तो जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, जो कोलकाता, असम, गुवाहाटी, इनको अलग दिन बुलाया जाता है, और क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता ऑडिशन। अब व्हाट इज द प्रोसीजर, मेन बात इस पे आते हैं। बहुत जो लोग जानना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं जानना चाहते कि हैं हाँ, कि हाँ कि कैसे देना ऑडिशन। कॉल्स मेरे दिन में 50-60 कॉलें आ रही हैं, तो मैं उनके लिए ये है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप जैसे लखनऊ ऑडिशन तो हो गया, जैसे अभी का मैं अब लेके चल रहा ये हूँ। मतलब कौन सी कंपनीज कौन कराती है, कैसे पता चले कि अब होने वाला है? ये सोनी करवाता है, और उसके Okay. पीछे जो प्रोडक्शन हाउस होता है उसका नाम है फ्री मैंटल। ओके, वो शोज वो सारे ये सब करवाते हैं, ये शो करवाने वाले। ठीक बात। और जो ऑडिशन होते हैं, तो ऑडिशन में होता है टीवी पे एड्स चलते हैं, तो एक नंबर दिया जाता है, उस पर आप अपने वीडियोस भेज सकते हैं। ओके, अगर उनको वीडियोस पसंद आए तो वो आपको एक मैसेज करेंगे या लेटर भेजेंगे, यू आर सेलेक्टेड फॉर फर्दर राउंड्स, ऐसा करके, और आपको बुला लेंगे कि आपको लखनऊ आना है, इतने बजे आप आ जाइए। और अगर नहीं पसंद आया तो वो कोई रिप्लाई नहीं आता उधर से, मतलब वो बोलते हैं कि आप आ जाओ, आप लाइन में लग के ऑडिशन दे लो। तो ये भी एक है, आप सेलेक्ट, आप ऑडिशन दे रहे हो, आप लाइन में गए, आपको एक बैच मिलता है, आप बैठिए, आपका नंबर आएगा। तो अब आपको गाना क्या गाना है, ये आपके दिमाग, देखिए वो रियलिटी शो बना रहे सिर्फ आपके आवाज़ को देख के नहीं, ठीक बात। आपकी मेंटालिटी क्या है टुवर्ड्स म्यूजिक, आप क्या सोचते हैं। आजकल लोग गा रहे हैं, कोई बहुत सूफी गा रहा है, लेकिन आजकल क्या सुन रहे हैं लोग। अब गाने वाले तो लोग गा रहे हैं कि अपनों से जीती, बेगानों से जीती, लहरों से जीती, तूफानों से जीती, ये सब चल रहा है। लेकिन सुनने वाले लोग क्या सुनना चाहते हैं, है ना। तो ये भी गाना कमाल है। हाँ। एक जानी जी की जो लिखा हुआ गाना, उनकी कॉम्पोजिशन है, ये लोग कितना पसंद किया है इसको, जिन्होंने गाया नूरान सिस्टर्स। अब मैंने देखा अभी मेरे पास कुछ जो लोगों ने वीडियोस भेजे, उन्होंने ये गाना गा के भेजा, मैंने भेजा, वो बच्चे सेलेक्ट भी हुए। क्योंकि कुछ गाने होते हैं कि दर्शाते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। ओके, तो कुछ लोग गाते हैं, जैसे अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे रियलिटी शोज हैं, तो अब वो ऑडियंस होती है हर रियलिटी शो की, हर एक चैनल की ऑडियंस होती है। ठीक बात। तो आजकल क्या है, जेंस चल रहा है। हाँ, आजकल जो जेंजी लोग देख रहे हैं, जो आजकल के जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो वो सॉरी टू से, पर वो अब गजल को समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल, बहुत टफ है। तो जैसे जो ये इस पे बच्चे गाने गाते हैं, तो ये खुद ही सिलेक्ट करना रहता है गाने, जब आप ऑडिशन देते हैं। अच्छा, जब आप लखनऊ में ऑडिशन देते तो आपको सेलेक्ट करना। आप गए हैं देने लखनऊ में? हाँ, मैं आइडल में, मैं लखनऊ से सेलेक्ट हुआ था। ओके, और लखनऊ से मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं डायरेक्ट, लगभग कितने लोग आए होंगे वहाँ पर? बहुत सारे बच्चे आए होंगे। हाँ, अबाउट आप अप्रोक्स मान लो 35,000 ऐसे 35,000 लोग लाइन में, उसमें से शॉर्टलिस्ट हुए? उसमें से 21-22 लोग ऐसा शॉर्टलिस्ट हुए थे। क्योंकि वहाँ पर पहले एक राउंड होता है जिसमें कोई नॉर्मल एक जज जो आपको सुनता है, ओके, वो ऑन द बिहाफ ऑफ सेलेक्ट करता है कि आपकी आवाज़ कैसी है, आप सुर में गा रहे हो कि नहीं। सेलेक्ट हो गए, नेक्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसमें म्यूजिक होता है और उसमें ज्यूरी बैठती है, मतलब टीवी वाली नहीं, एक जो मेंटोर होते हैं वो लोग बैठते हैं। मतलब स्क्रीनिंग रहती है पहले? हाँ, स्क्रीनिंग रहती है, मल्टीपल स्क्रीनिंग रहती है, मल्टीपल स्क्रीनिंग्स वैसी। तो वो आपसे सुनेंगे, फिर आपको अगर उसमें सेलेक्ट हो गए, दे विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स कि आपको ये तैयार कर लो, ओके, आपसे हम ये मुंबई में सुनेंगे। ठीक बात। अगर आप सेलेक्ट हुए तो, वरना आपको एक बार और दिल्ली बुलाया जाएगा, समझ गया, दिल्ली के लिए बोलेंगे। तो बहुत सारे पड़ाव हैं। आपको दिया गया था? मुझे दिए गया था मैं जा रहा हूँ, लाइव ही ना गई, तो वो टफ दिए जाते होंगे थोड़ा सा? हाँ, ये सब टफ गाने हैं। मैं जा रहा हूँ मेरा वायरल हुआ था बहुत, अच्छा, और मैंने शो में गाया था उसको, बावरे दिया गया था मुझे, ओके, और ये सब गाने मुझे दिए गए थे। मुझे ज्यादातर सुक्की पाजी के गाने दिए गए थे। मुझे एक उनका गाना मिला था, सुन मितवा काहे को गम है रे, ये वाला एक गाना दिया था, वो मैंने रेडी किया था। और उनका एक और गाना मुझे नया नया आया था, जीरो फिल्म का, कसम से जी हर जग नाजूर है इस बाजी से। ये मैंने अपना, जब मैं सेलेक्ट हो गया था टॉप 15 में, तब गाया था। ओके,
तो दिल्ली में गया, मैंने दिल्ली ऑडिशन दिया, फिर मैं मुंबई गया। लखनऊ के बाद दिल्ली, दिल्ली फिर ये दिल्ली के सेकंड बाद- स्टेप है हाँ, एक तरह सेकंड से। स्टेप, फिर मुंबई बुला लेते हैं। Okay. मुंबई सेलेक्ट हो गए, फिर आपको डायरेक्ट विशाल डाडलानी, श्रेया घोषाल मैम और कुमार सानू सर के सामने जो हम लोग टीवी में देखते हैं। करेक्ट, फिर वो ऑडिशन होता है। ठीक वो उसमें भी बहुत लोग आते होंगे, बिकॉज उसमें अलग एक सेट बना होता है जहाँ पे आपको वो आप नहीं देखते हैं कि हाय मेरा नाम वैभव गुप्ता है, मैं कानपुर शहर से आया हूँ, फिर एक पीछे एक स्टोरी चलती है। हाँ समझ तो जब ये सब हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया टॉप 15 में। हाँ तो पूरी टीम आई थी मेरे घर पे शूटिंग करने के लिए। कानपुर में मैंने गंगा बैराज पे बुलेट से शूट किया, पान खाते हुए शूटिंग हुई, क्योंकि मुझे मेरा ऐसे ही दिखाया था कि मैं कानपुर से हूँ तो पूरा प्रॉपर तो भाई बिना गुटके के तो पूरा हो ही नहीं सकता। बिना पान के बोल सकते हैं। पान खाया, फिर मैंने बुलेट वुलेट चला के पूरे घर का शूट हुआ और सब कुछ, बहुत 2-3 दिन शूटिंग चली। ओके, फिर मैं वापस गया। वो वही पिक्चर्स वहां पर दिखाते हैं। हाँ, वही विजुअल्स दिखाते हैं। तो ये है। तो ये प्योरली मतलब कुछ ऐसा तो नहीं होता है कि कभी जजमेंट देने में कुछ गड़बड़ी है या पेड है, मतलब इट्स प्योरली अगर उनको पसंद नहीं आया तो नहीं आया, ओके, वो बोलेंगे मुंह पे। ये जरूर होता है कि वो मतलब आपको बुरा ना लग जाए, मतलब बिकॉज वो आर्टिस्ट, मतलब वो बड़े बड़े लीजेंड्स हैं, वो वो नहीं respect भी चाहते करते कि होंगे, किसी हाँ। टैलेंट को ठेस पहुंचे। तो अब वो उनका बड़प्पन है, श्रेया मैम का, विशाल सर का, कुमार सानू सर का, कि वो जब भी कमेंट्स देते थे वो ये बोलते थे कि आप और अच्छा कर सकते हो, यहाँ कमी थी लेकिन आप और अच्छा कर सकते हो। मुझे भी बोला। लेकिन वो जब मैंने ऑडिशन गाया था, हम का पीनी है, जो बहुत अच्छा लोगों ने सुना, उसको बहुत वायरल भी हुआ, उसको मैंने बहुत अलग तरीके से गाया था, बहुत खूब हरकतें, और उसमें मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। श्रेया मैम शॉक हो गए थे कि ये कहाँ से आवाज़ आई भाई, ये तो लग ही नहीं रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं स्टेज एंटर हुआ, सबने देखा होगा, शो देखा है ऑडिशन, तो मैं स्टेज एंटर हुआ तो विशाल डाडलानी सर ने मुझसे मजाक किया था कि तुम्हें तो मैंने देखा हुआ है IIT में। तो मुझे लगा कि यार अगर ये कुछ बोल रहे हैं, चलो पता नहीं देखा होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं, लाओ मैं भी फेंक देता हूँ। हाँ। तो मैंने भी झूठ बोल दिया। तो वो मजाक जो था वो इतना वायरल हुआ कि मैंने उनके साथ एक जोक कर दिया। मैंने भी बोल दिया, विशाल सर मैंने भी आपको देखा है, मैं साइकिल फेंक के आपसे मिलने आया था। अब उन्होंने कहा कब मिलने आए थे भाई? मैं फेंक रहा हूँ, तुम डबल फेंक रहे हो। तो उन्हें लगा ये इतना मजाक कर रहा है तो ये कुछ नॉर्मल सा ही गाएगा। लेकिन जब गाया तो विशाल सर शॉक रह गए, अनएक्सपेक्टेड था कि उनके ये आवाज़, और इतना मजाक किया, और बाप रे ऐसा। तो उसके बाद वो आपने देखा होगा, मैंने श्रेया मैम को बोला, श्रेया मैम मेरे लिए तो, मैं ऐसा था कि उनको सामने से सुनना चाहता था। वो IIT में जब आती थी तो मेरे पापा बताते हैं इतनी भीड़ होती थी कि टिकट्स नहीं मिल पाती थी। तो मैं गया, मैंने कहा श्रेया मैम आपको एक बार मैं सुनता हूँ, आपको एक बार टच कर लूँ कि कहीं ये सपना तो नहीं है कि मैं श्रेया घोषाल मैम के सामने खड़ा हूँ। तो मैंने उनको ऐसा बोला, मैम एक बार टच। तो उन्होंने कहा वैभव कैसी बात करो, हाथ मिलाओ। तो मैंने फिर हाथ मिलाया, मैं थोड़ी देर शॉक में रहा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, श्रेया मैम से मिला। फिर मैं गया, काफी देर में ऐसे बैठा रहा। अमेजिंग फीलिंग होती है, अमेजिंग फीलिंग थी, मतलब वो ऐसा था कि कुछ जीता है जिंदगी में। और बाकी जब मैं टॉप 15 में सेलेक्ट हुआ, तब असली एक सफर चालू हुआ आइडल का। तब मैं बहुत रोया। ये बोलते नहीं है कि आंसू बचा के रखो, जब कामयाब होंगे तब रोएंगे। तो वो जो एक जीत की खुशी थी, वो जब मैं जो माइक मिला वो टॉप 15 का, कि फाइनली यार 8-6 साल की मेहनत अब रंग लाई है। मैंने पहले, अब मैं खूब रोया, फिर मैंने फोन निकाला, फिर मैंने घर वालों को बताया कि अब मैं बताऊंगा कि कुछ हाथ लगा। हाँ, कुछ हाथ लगा है पापा, और बड़ा खुश थे फैमिली। फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो जो एक वैभव आया खुल के, वो जो मजाकिया वैभव था, वो टीवी पे भी वैसे ही आया, पान खा के गाना। बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन मैंने पान खा के गाना गाया हुआ है, खाई के पान बनारस, मैंने पान खा के ही गाया है। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं पान खा रहा हूँ, गा भी रहा हूँ। वो गाना असल में जो थे उन्होंने किशोर कुमार साहब, इन्होंने जो गाया था, उन्होंने पान खा के गाया था। बहुत कम लोगों को ये पता है बात, लेकिन उन्होंने पान खा के गाया था, और वो गाना मैंने भी पान खा के गाया था। लेकिन अब उनकी तो क्या ही बराबरी, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की थी। तो बहुत, जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग बोलते हैं एक बार खाई के पान बना। तो अभी पान तो है नहीं तो अभी एक बार हम भी करते हैं। तो जैसे अभी इंडियन आइडल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पे बहुत सारे लोगों का कहना है, या बहुत बार सोशल मीडिया पे ट्रोल होता है या ब्लेम आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई नहीं सिलेक्ट हो पाया तो लोग बोलते हैं पेड है या प्री रिकॉर्डेड था, ये सब मतलब क्या चीज़ें हैं? मैं एक बात बोलूँगा, शायद कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन
आप अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं? मेरा एक सवाल है। क्या मैं रिजेक्ट नहीं हुआ? मैंने 6 साल रिजेक्शंस झेले हैं रियलिटी शोज से। ओके। मैं बाहर होता था लेकिन मैंने अपने अंदर झांका ना, मैं अपने आप से पूछूंगा मैं किसी और को ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? खुद में वर्कआउट। और आज लोग जो बोल रहे हैं कि पैसे दे के, ये सब झूठ है। आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, किसी और से नहीं। अपनी कमियां छिपाने अपनी कमियां छिपाने के लिए आप उस प्लेटफॉर्म की इज्जत, मतलब आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे बदनाम कर सकते हो जिसने लाखों लोगों की और हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हो? कौन जानता था वैभव गुप्ता कौन है? कौन जानता था पवनदीप राजन कौन है? कौन जानता था ऋषि सिंह कौन है? सब प्लेटफॉर्म से ही जिंदगी बदली ना लोगों की। एक बोल सकते हो जे कर्व आ गया। आप उस प्लेटफॉर्म की आप बदनाम कर रहे हो उसको ये बोल के। तो ये मैं यही बोलूंगा कि लोग। तो आपका लाइव था कैसा था? हमारा जो शो होता था, मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं रिकॉर्डेड होता है, तो मैं उनको बता दूं कि एक ही टेक होता था और लाइट्स कैमरा एक्शन, उसके बाद म्यूजिक 1 2 3 स्टार्ट होता था, फिर ख़त्म ही होता था। डायरेक्ट 1 टेक रिकॉर्डिंग होती थी। हम गाते थे, जो गाते थे वही दिखता है आपको टीवी पे। कोई प्री रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी। प्रॉपर जजमेंट होता था। आपने गलती की है तो गलती लिखी जाती थी। और जिन लोगों को लगता है कि रिकॉर्डेड होता है तो उनको अब इतना बोल दिया, उसके बाद क्या समझाया जाए। और बाकी इट्स मीन कि 100% प्योर रहता है। 100% प्योर, नो प्री रिकॉर्डिंग्स। कोई भी ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग का कि बाद में एडिट कर लेते हैं ये वो, मैं समझ सब कुछ नहीं होता है। और इस बार मैं आपको बता दूं, मेरा जो 14 सीजन था उसमें ये जो ब्लेम लगा था, फाइनल जो हुआ था हमने लाइव गाया था। हर बार फाइनल रिकॉर्डेड होता था, हमने इस बार लाइव था। हमने नीचे फूलों की दुकान सोनू सर के साथ लाइव गाया। और मैंने खली बली गाना गाया था वो भी मैंने लाइव गाया। प्यारे लाल जी आए हुए थे, उनके सामने जो मैंने गाया वो भी लाइव गाया। वो बहुत वायरल हुआ। हाँ। तो वो जुम्मा चुम्मा तो वो भी सब लाइव गाया। और ये जो इंडियन आइडल है, ये वन ऑफ द बेस्ट रियलिटी शोज है जो एक बहुत पक्के कंटेंट को ढूंढ के लाता है और बहुत लोगों की जिंदगी इसमें एक चीज और बोलेंगे क्या, मतलब जीतने के बाद कुछ पैसा मिलता है क्या? हाँ, जैसे मैं जीता तो मुझे 25 लाख रुपए और 25 लाख रुपए मिले थे। हाँ, और एक अभी जो ब्रीजा, मारुति सुजुकी ब्रीजा का एक टॉप मॉडल है हॉट एंड की, वो मुझे मिला है। और बाकी अभी मेरा वर्ल्ड टूर था, मैंने अभी लंदन में 1 महीने शोज़ करे, फिर मेरे अमेरिका में शोज़ थे, और मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ, फिर मेरे साउथ अफ्रीका टूर लगा है, फिर दुबई और अजरबैजान, बहुत सारे शोज़ लगे। बैक टू बैक। मतलब वैभव भाई के पास अब पैसे की भरमार है। अरे नहीं वैभव भाई, अब हम इस पे आएंगे कि भाई जब टॉप 5 वाली शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, जिसमें वो बत्ती दबाते हैं और जिसकी नहीं जली वो बाहर, ऐसा ही होता है ना, तो उस पर क्या फीलिंग रही आपकी? मैं तो इतना ऑडिशन में नहीं डरा था जितना उस वक्त डरा था, क्योंकि फाइनल का दिन था और बहुत डरा था मैं। मतलब मेरा पूरा शरीर ऐसा वो दिल धड़कता है, मेरा पूरा शरीर ही धड़क रहा था उस समय। मतलब ऐसा पूरा गर्म हो गया था बॉडी। मैं बार बार देख रहा हूँ कि कब मेरी चांस आनी। मैं पूरा रेडी हो रहा था अंदर ही अंदर। मेरी एक तो गाने की जो म्यूजिकल लोग हैं वो समझेंगे कि एक्चुअली था उसका उस चीज़ का पैटर्न ऐसा था कि 6 लोग खड़े थे एक बॉक्स पे, जिसमें लाइट जलनी थी। अगर आप सेलेक्ट हुए तो लाइट जलेगी। पहले सबकी बंद थी। एक दीदी ने, अंजना ने गाना स्टार्ट किया, फिर शुभदीप था, फिर अनन्या थी, फिर मैं था 5वें नंबर पे। हाँ, अब अनन्या का गाना किसी और स्केल से, किसी और राग से, मेरा गाना एकदम अलग, खली बली। अब कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। अब वो कनेक्ट नहीं हो रहा था और मैं अपना लगा पड़ा। और मैं देखो उसके गाने में मुझे कोरस करना था, वो वाला मोनिका ओ माय डार्लिंग, वो करना था मुझे उस आवाज़ में। तो मेरी आवाज़ भी ऐसा लग रहा था कहीं बैठ ना जाए। अब मुझे अपना गाना भी देखना है। फिर ये कहो, मैंने वो थोड़ा राग में एंटर हुआ, मैंने पहले ही मन में वो गा रहा था ऐसे करके, ताकि मैं थोड़ा उसमें आ जाऊँ, रिदम में आ जाऊँ। फिर जैसे ही मेरा आया, मैंने गाना शुरू किया। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा आप गा के ही ख़त्म करेंगे। गा के ख़त्म किया। सोनू निगम सर बैठे थे सामने, उनका एक्सप्रेशन ने मुझे इतना मोटिवेट किया मेरी परफॉर्मेंस में। मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, वो फ़ोन चला रहे थे, उन्होंने तुरंत छोड़ के देखा कौन गा रहा है। और फिर मेरे बाद आद्या थी, आद्या के बाद पीयूष भैया थे। मेरा तब तो लाइट नहीं जली जब मैंने गाया। फिर आद्या ने गा लिया, फिर पीयूष भैया ने भी गा लिया, तीनों लोगों ने गा लिया। अब आई बारी सेलेक्ट करने की। पीयूष भैया को सेलेक्ट कर लिया गया।
मेरा और आद्या के बीच में फंसा। अब मैं डरा। आद्या भी बहुत अच्छा गाती है और फिर अब सेलेक्ट करने की बारी। मुझे तो लग रहा था यार कि आद्या होगी सेलेक्ट, और यही लगता है कि कहीं सेलेक्ट हो गई और मैं नहीं होऊंगा। तो तब सोनू सर ने कहा कि बहुत अच्छा गाया है, मुझे वैभव को सेलेक्ट करना है। और मेरी सच बताऊं, मेरी फ्रेंडशिप आद्या से बहुत अच्छी थी, तो जब वो बाहर हुई तो मुझे दुख भी हो रहा था और खुशी भी हो रही थी कि मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन उसको देख के मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि आइडल में सारे बच्चों में से मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आद्या थी। ओके। और वो बाहर हो गई, बहुत दुख हुआ मुझे। और मैं सेलेक्ट हो गया, मैं खुशी नहीं मना रहा था, वो उसको ढूंढ रहा था मैं सेट पे कि वो किधर गई। तो मुझे पता चला वो नीचे चली गई है। फिर मेरा मुझे ड्रेस चेंज करनी थी, वो ब्लेजर वेजर पहनना था जो मैंने फाइनल में पहना था। कॉस्ट्यूम टीम पीछे भाग रही थी और कॉस्ट्यूम टीम, PR टीम कि वैभव ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है, ये लो ये वो। मैंने कहा भाड़ में गई, पहले मैं अपने फ्रेंड को ढूंढूं। और फिर मैंने मतलब उसको वो मिली नहीं। फिर मैंने अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करी और फिर मैं आया तो वो दिमाग में चली रही थी कि मेरी फ्रेंड बाहर हो गई है और सब धीरे धीरे बाहर हो रहे थे। मतलब ये तो बोलते हैं ना, मैंने आपको क्या बोला, वहीं पे स्टेज में हुई या मतलब पहले की फ्रेंडशिप है? हम लोग एक्चुअली ये शो 6 महीने चला था। ओके। तो मैं आद्या और एक और लड़की इंडियाज बेस्ट डांसर के फाइनल में प्रमोशन के लिए गए थे। हाँ। जो इंडियन आइडल का प्रमोशन होता है ना, जैसे कपिल शर्मा में जाते हैं वैसे हम IBD में गए थे। ओके। तो हमारी फ्रेंडशिप तब से हो गई थी। मैं कानपुर से फ्लाई कर रहा था, वो दिल्ली से आ रही थी, गाजियाबाद से। तो हम लोग वहीं मिले सेट पे, जहाँ पे हमारी शूटिंग चलती थी अंदर फिल्म सिटी में, वहाँ हम मिले तो हमारी फ्रेंडशिप हुई। बाकी फिर इतना वो फ्रेंडशिप हो जाती है, हम सुबह शाम उन्हीं सबके साथ उठते बैठते थे। तो वो बाहर हुई तो वो दिमाग में चलने लगी और मतलब कि फ्रेंड्स बाहर हो रहे हैं सब एक से एक करके। तो इसीलिए मैंने बोला ये जो ट्रॉफी है इसने बहुत कुछ मतलब वो भी दिया है। मतलब एक वो नहीं पेन होता है, मतलब कि अपने दोस्त मेरा बाहर हो गया, क्यों मैं ऐसी ट्रॉफी क्या ये। तो वही है। बाकी कुछ फ्रेंडशिप होती है बहुत कम समय में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो यही था। तो अभी भी कनेक्शंस, हाँ अभी भी बात होती है हमारी सबसे। और मैं उनसे एज अ इंडियन आइडल विनर बात नहीं करता हूँ, मैं एज अ जो फ्रेंड था वहाँ का वैभव, वैसे ही बात करता हूँ। और सबसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और मैं अभी मुंबई जाता हूँ तो मैं सबके यहाँ रुकता हूँ। कभी किसी अंजना के दीदी के घर पे रुकता हूँ, उनके यहाँ मुझे साउथ इंडियन खाने को मिलता है। मतलब मैं जाता हूँ तो उनकी मम्मी, मैं बोलता हूँ कि प्लेटफॉर्म बहुत कुछ देता है ना, बहुत कुछ देता है, बहुत फैमिली देता है, लेकिन बहुत कुछ छीनता है। बिकॉज मेरी जो पुरानी फ्रेंडशिप थी, बोलते हैं ना कि बहुत लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो बहुत लोग मेरी लाइफ से फिल्टर आउट हुए आफ्टर इंडियन आइडल। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स गुड, बिकॉज ये सब ऊपर वाला कर रहा है, कम हो जानी चाहिए। ये सब ऊपर वाला करता है। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि समय आने तक बहुत सारी डालें कट जाती हैं। हाँ। जो आपको ज्यादा झुकाएंगी वो डालों का कट जाना अच्छा है। हाँ। तो मैं यही बोलूँगा कि आइडल की ट्रॉफी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देने वाली है आगे जीवन में। गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है फेवरेट एक्ट्रेस तो बहुत पहले से, मतलब मैं कियारा अडवाणी हमारी मेरी जो बोलेंगे उनको एक्ट्रेस में वही मुझे पसंद है। और वो वही बहुत सारे लड़कियों की यार मैसेज आते होंगे इंस्टाग्राम पर। सिर्फ लड़कियों की नहीं, सबके आते। अब स्पेशली लड़कियों की बात नहीं कर सकते, मतलब मैं तो ज़्यादा नहीं सोशल रिस्पॉन्स करते हैं आप? हाँ, बहुत सारे देख रही होंगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ बहुत सारी देख रही होंगी। तो बाकी मैंने कमेंट्स देखे आपके इंस्टाग्राम पे। हाँ, बहुत सारी लड़कियां हार्ट, हाँ, आई लव यू भरा पड़ा है भाई। ठीक है, सबका अपना अपना है। हम तो कभी गर्ल्स मीटअप करोगे? गर्ल्स मीटअप ऐसा नहीं सबके साथ मीटअप करेंगे। नहीं, एक गर्ल्स मीटअप मुझे लगता है रखना चाहिए आपको। नहीं, ऐसा फिर पापा मारेंगे मुझे। कहेंगे मेरा लड़का गलत राह पे जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन वो नहीं है। गर्लफ्रेंड होती तो फिर नहीं करना था। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियों के मैसेज आते हैं तो ये होता है कि सबका अलग अलग मतलब फैंस है। मैं तो कहता हूँ फैन बेस है। और हम आर्टिस्ट हैं जो हमारे लिए फैंस सब कुछ हैं। आपकी पब्लिक आपके लिए फैंस है, आपके लिए वो सब कुछ है। हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं सब। वही स्ट्रेंथ है। तो मेरा ये रहता है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, सबसे बात करूँ और वो लोग बहुत खुश होते हैं। अभी जैसे किसी का मेरे पास मैसेज आया था तो उनके छोटा बच्चा है उनका उसका बर्थडे है, तो उस बच्चे ने प्यारे ने वीडियो बना के भेजा था मुझे कि भैया मेरा बर्थडे है, आप प्लीज़ मुझे एक विश कर दो, मुझे स्कूल में दिखानी है। तो मैंने कहा यार अगर भगवान ने कुछ दिया है और मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ तो मैंने कहा
मैं कार में बैठा था, मैंने तुरंत बना के उसको वीडियो भेजा और बेचारे वो इतना खुश हुआ। वो कानपुर का ही है, मुझसे एक दिन मिलने भी आई उसकी पूरी फैमिली। तब मैं था नहीं, वो बात अलग है। मैं यूएस में था, मैंने उनको बोला अब मत आओ, मैं हूँ नहीं। लेकिन वो खुश इतना हुआ कि उसने बार बार ऑडियो रिकॉर्ड करके अंक वैभव सर थैंक यू, वैभव भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, समझ गया। तो वो खुशी दी। तो वही है कि अब थोड़ा सा हम आते हैं, क्योंकि चैनल हमारा स्पॉटलाइट विद निखिल जो है, इसमें हम पॉलिटिकल इंटरव्यूज भी करते हैं। अच्छा, तो मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका? मोदी जी के बारे में यही कहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री ना देश को मिला था ना देश को मिलेगा। देखिए, भारत पहले एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता बोली थी बहुत पहले कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। तो उसको कायम रखा है हमारे मोदी जी ने और भारत को भारत बनाया है, मतलब विश्व में इतना आगे ले गए। और आज एक वक्त था कि जब मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मैं अभी यूएस गया था, तो मैं जब बोल रहा था ना कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो वो ग्रिप आ रही थी, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट मिल रही थी। और मोदी जी को सब जानते हैं वहाँ कि नरेंद्र मोदी, ऐसा सब ब्रांडिंग अच्छी कर रखी है। और मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया को रिप्रेजेंट जिस तरीके से मोदी जी ने किया है, उसकी ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत भारत को थी। और भारत आज जिस स्टेज पर है, मैं मोदी जी को बहुत बहुत हमेशा शुक्रगुजार हूँ उनका। हमेशा से मैं उनका आभारी रहूँगा। मतलब क्योंकि हम लोग ये इरा हम लोगों को जीने को मिल रहा है और इस पे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, बाहर जाते हैं तो फिर एक फीलिंग आती है जी बिल्कुल कि हम जा रहे हैं इंडिया से और रेपुटेशन अच्छी है। व्हाट अबाउट योगी जी? योगी जी तो फिर उनके बारे में क्या ही कहना, हमारे जो है उत्तर प्रदेश के सीएम, और बहुत उनका बड़ा टैलेंट को बड़ा सपोर्ट करते हैं वो। ओके। अभी मैं उनसे मिलने भी जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है उनसे, मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे। और उन्होंने बुलाया है और उन्होंने बोला है कि आपको हम नेशनल अवार्ड भी दिलवाएंगे और ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये भी रिप्रेजेंटेशन में पीछे नहीं है। मैं मोदी जी, योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए भी एक गाना भी लिख रहा हूँ। ओके, जो कि उनके आने वाले एक पॉलिटिक जो भी वो होने वाला है, इलेक्शंस, जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, उसमें मैं उनके लिए लिखने वाला हूँ। क्योंकि उनका जो योगदान रहा है, शायद ही कोई डिनाई करेगा, लेकिन बहुत कमाल का, जो यूपी को क्राइम फ्री कर देना और इतना लोग आज जीरो टॉलरेंस का, और क्राइम इतना कम हो गया। यूपी किसके लिए, उत्तर प्रदेश नाम ले लो कहीं, हम यूपी से आए हैं। बाहुबली, हाँ, बाहुबली इसके लिए जाना जाता है। और आज देखिए, ठीक बात। ये अब गेम राउंड है एक, इस बाउल में से आपको एक स्लिप निकालनी है। निकालूं मैं? हाँ, ठीक है। और इस पे जो भी लिखा होगा वो करना है आपने। अच्छा, हाँ, तो देन स्लिप को रीड करें क्या है? ठीक है, मैं रीड करता हूँ इसको। अच्छा, किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो कौन सा सॉन्ग गाओगे? ये देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ा इजी है, और प्रपोज तो नहीं किया है, लेकिन कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे, इसमें हम ऑडियंस की हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो ये गाना है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबां पे भी वो लफ्ज ही नहीं, वो तुमको हो मैं क्या तुम्हें बता सकूँ, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में कहीं है नहीं, तारीफ में भी तो सच है कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई। ये तो एक स्लिप हो गई आपकी, बट इसका हम इंतजार करेंगे कब ये गाना गाओगे। बिल्कुल। अभी तो प्रपोज नहीं किया ना। अब आपको आइडिया दे दिया है मैंने। अभी एक दूसरा और करना है। हाँ, तो दूसरी है, लाइव ही ना गई, सुखविंदर सिंह जी का गाना है एक। वाह, लगता है ये जो है लाइव ही ना गई तने बाई भी ना गई, लाइव ही ना गई तने बाई भी ना गई, जे बीमार दा जहान मैनू सारा, ओ तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, ओ जिवे टुटिया अंबर तो तारा, ओ तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए,
जेब टुटे आंबर तो तारा, ये ब्रेकअप के लिए था गाना। अभी प्रपोज के लिए था, ये ब्रेकअप के लिए था। अब बस एट द एंड एक और स्लिप निकालनी अच्छा, है आपने। एक हाँ, और? हाँ ये लास्ट है। ठीक है, ये भगवान इजी लिख लो। संजय दत्त की मिमिक्री। अच्छा, ये थोड़ी शायद कमजोर करूंगा मिमिक्री में, लेकिन कर लेता हूँ, थोड़ी कोशिश करता हूँ। ए भिड़ू, 50 तोला 50, हाँ। और क्या कर सकते हैं? एक उनका मैंने डायलॉग बोला था ये एपिसोड में, वो मैं बोलता हूँ। हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहा हूँ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अरे आ रहा हूँ मेरे बाप, आ रहा हूँ। बहुत बेहतरीन। अच्छा, अभी ये म्यूजिक एक प्ले होगा इस पे, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा कौन सा गाना है। ठीक है, बिल्कुल। प्ले करें। हाँ, ये बातें कुछ ऐसा कुछ है क्या? कौन सा है ये? वैसे ही मुझे लग रहा वो है। लम्हे वो बातें, हाँ हाँ शायद वही वाला। नहीं हाँ यार ये वाला नहीं हेल्प पता है। करो बताओ। बाखुदा तुम्हें हाँ हाँ, इमरान हाशमी का है ये। यार मतलब ये गाना नहीं है। नहीं, मूवी में है, मूवी है ना उसकी। अब आतिफ असलम मुझे थोड़ा वो मुझे नहीं मालूम ना सिंगर कौन था। ये मान नहीं जाएगा उन्हें। जन्नत 2 का था ना गाना ये। हाँ हाँ, नहीं मैं इसी गाने में तो यार वो प्रपोज करता है ना गाड़ी के बाहर। दिल है कि मानता नहीं, बड़ी बेकरारी हो रही है, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। क्या बात है भाई। ऐसे क्लास कम ही आ रही है। बस एक लास्ट और है। हाँ, प्ले करें। थोड़ा और मिल सकता है क्या वापस से एक बार? हाँ फिर से। हैं? अच्छा ऐसा अच्छा, है? एक दिन तेरी राहों में, चलो, राहों में, समझ गए। राहों में। नहीं अब ये काउंट नहीं किया जाएगा। भाई ये कहाँ से निकालेगा? बहुत मेहनत करती सर टीम, ऐसी बात नहीं है। हराने के लिए बोला, हराने के लिए किया है ना इसे, ताकि गिफ्ट ना मिल सके। नहीं मिलेगा मिलेगा। नहीं, गिफ्ट इसी में था ना। इजी आ रहा है इजी आ रहा है। हाँ, भाई बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट क्या, सुने नहीं है मैंने ये अब तक, हमेशा से वही गजल वजल। उत्सव को ले लो साथ में। हाँ उसके एक सेकंड रुक जाए। अरे ये तो आता है। हाँ ठीक है चलने दो। ना मारेगी दीवानी, ताली हो जाए यार तुमने। ना मारेगी ज़्यादा। लास्ट बचा है, लास्ट आपको ही कर रहे हैं। चलिए ये तो क्या बात है। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी। ठीक है, प्ले करो। हाँ आ जाओ। इकट्ठे होके दुनिया बना ले, यही वाला है ना दुनिया। खाब 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 हाँ ख्वाब, ख्वाब सॉरी, वो फिल्म में दुनिया के नाम से आया था। हो गया खाब वाला कंफर्म था, सही था वो। हाँ सही था। जब ये हो गया जीत गए। अच्छा एक लास्ट और ये तो क्या बोल रहा है?
एक बार और बजाना इसको। खुदा जाने खुदा जाने। अरे गेम ही खत्म हो गया यार। मुझे लगा 3 गाने रखे होंगे, ये सब जन्नत 2 के गाने हैं यार, है ना? हमको देखी जैसे लग रहे हैं। वापस बजा वापस। मैं बताऊं किस मूवी का है? हाँ ये एल्बम सॉन्ग था इससे पहले वाला। हाँ अरमान मलिक का है। कौन सा? हाँ अच्छा यही है, हाँ, यही है। अब इतना पार्ट रखोगे ना, कोई कॉर्ड है ना कुछ, तो फिर तो कैसे बताऊंगा। अरे अब टफ तो है। थोड़ा इजी सिर्फ गिटार ना, कोई कॉर्ड आ रही है ना। जिसकी एक बीट जो हाँ। है वो सुनिए आगे। और क्या है ये तो रॉकस्टार मूवी का कौन सा गाना है ये? मूवी सही पकड़ी। कहीं पे मिलेगा भाई गिफ्ट दे दो। तालियां। ला दो। फाइनली थैंक यू सो मच। हारा हूं मैं लेकिन जीत गया हूं हार के। तो यार बहुत बढ़िया लगा पॉडकास्ट आज आपके साथ, और बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी थी, आपने बताया फादर ने सपोर्ट किया। एक कहीं ना कहीं यूथ के लिए लर्निंग होती है जी। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कानपुर के ही होंगे। कानपुर में जैसे कि एक्सपोजर बहुत कम है, तो बहुत सारे लोग तरीका ढूंढते हैं कि भाई क्या तरीका है इंडियन आइडल में जाने के लिए और कैसे रीच करें, तो वो भी हमने इस पर कवर किया है। फिर भी अगर कोई रीच आउट करना चाहे ऑडियंस में से, तो मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा भाई, तो किसी को भी रीच करना है तो ही विल हेल्प। और इसी के आप साथ मुझे मेरी आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, और फॉर एनी फर्दर हेल्प आपको म्यूजिक में चाहिए तो मैं अभी जैसे आप लोग मैं जानता हूँ कि कानपुर में आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान है कि उसको अभी नहीं मिल रहा है वो प्लेटफॉर्म। तो मैं आई एम प्लानिंग समथिंग बिग, और जल्दी वो आप सबके बीच आएगा। आप सबको मौका मिलेगा अपने टैलेंट को दर्शाने का और बड़े बड़े सिंगर्स तक पहुंचाने का। मैं थोड़ी हेल्प करूंगा उसमें। और बस बाकी ऑडिशन से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।